नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप है। राजस्थान पर इस वक्त हमारी नजर लगी हुई है क्योंकि कांग्रेस की जो फूट है, लड़ाई है, वो एक बार फिर से खुल के सामने आ गई है। सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं, जिसे कांग्रेस पार्टी ने यह कह दिया है कि यह एंटी पार्टी एक्टिविटी है। क्या कह रहे हैं सचिन पायलट, जरा सुन लेते हैं। हम सब लोगों ने बहुत सारे स्कैंडल्स और करप्शन के मामलों को उजागर किया था प्रमाण के सहित, और हम लोगों ने जनता से ये वादा किया था कि जब सरकार में हम लोग आएंगे तब वसुंधरा जी और भाजपा के शासन में तमाम जो गड़बड़ घोटाले हुए, जिसका विवरण मैं बहुत पहले दे चुका हूं। भाजपा और वसुंधरा जी के समय में शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, जो हमने कई मर्तबा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को आश्वासित किया था कि हम उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। करप्शन के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए, कांग्रेस की सरकार में, इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। हम कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद, 2-2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। जहां तक देश में जहां भाजपा की सरकार है, चाहे वो आज कर्नाटक में सरकार हो, सब लोग जानते हैं कि वो 40% की सरकार है, कमीशन की सरकार है, और हम लोग लगातार उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारे बातों को विश्वास कर भाजपा को वहाँ से बाहर, सत्ता के बाहर कर देगी। जहाँ वो शासन कर रहे हैं वहाँ मैं खुद कई मरतबा गया हूँ भाजपा शासित प्रदेशों में, वहाँ जाके हमने अपनी बात को रखा है। और जब चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, जहाँ भी हम गए हैं, हमने भाजपा के करप्शन को, स्कैंडल्स को उजागर करने का काम किया है। और इसी काम को हम राजस्थान में करना चाहते हैं कि जब भाजपा का शासन था तो बहुत करप्शन हुआ था, और वसुंधरा जी के जिम्मेदार हैं। उन स्पेसिफिक जो हमने उजागर किए थे मामले, उस पर कार्रवाई हुई नहीं, इसको लेकर आज मैंने अनशन किया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि करप्शन के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जो दीमक की तरह इस देश को खोखला कर रही है, इस इशू को लेकर आज मैंने अनशन किया। और मैं समझता हूं देश भर में हमारी जो मुहिम है कि करप्शन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें, इसको आज और गति मिलेगी। इस उद्देश्य को लेकर आज मैंने एक अनशन रखा था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आकर उसका समर्थन किया, उन सबका मैं आभारी हूँ। पायलट पार्टी इस अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि बताया गया है। पायलट साहब, राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, और मैं कहता हूँ ना सिर्फ कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता दिखाई है। किस मुद्दे पर दिखाई है? करप्शन के मुद्दे पर। आर्थिक जो गड़बड़ियां हुई हैं और बड़े पैमाने पर हुई हैं, उनके विरुद्ध पूरा विपक्ष एक हुआ है। और हम करप्शन को लेकर बड़े गंभीर हैं, ये बात हम सब जानते हैं। और उसी करप्शन को, इश्यू को लेकर मैंने अपनी बात को रखा था। अगर कोई बात संगठन की होती तो निश्चित रूप से मैं संगठन प्लेटफॉर्म पर करता, लेकिन सरकार से संबंधित मामला था और मैंने आग्रह किया लिखित रूप से। 1 साल से पहले मैंने आग्रह किया था। अब समय जब 6-7 महीने का रह गया है, इसी को लेकर मैंने मांग रखी थी। मैं समझता हूँ करप्शन पर अगर हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है तो उस पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। करप्शन के खिलाफ पूरा देश है,
ना सिर्फ विपक्ष लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस और हम सब लोग मिलकर इसके खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। सचिन क्यों इसको एंटी पार्टी गतिविधि क्यों बताया है? वो मुझे पार्टी आज सुबह जानकारी मिली है, इस बारे में कांग्रेस लीडरशिप से बात करूंगा। तो सचिन पायलट अपनी बात पर टिके हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो लक्ष्मण रेखा खींची थी, कहा था यह अनशन पार्टी के हितों के खिलाफ है, एंटी पार्टी एक्टिविटी है, और इस पर अगर एंटी पार्टी एक्टिविटी में कोई किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता नेता पाया जाता है तो उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो कांग्रेस ने बात बड़ी साफ रखी थी, सीधे सीधे अशोक गहलोत के पीछे कांग्रेस लीडरशिप दिखाई पड़ रही है। उसके बाद भी सचिन पायलट यहां पहुंचे, उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया, शक्ति प्रदर्शन किया। अब इसका असर क्या होगा ये देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी इस वक्त मैं आपको कांग्रेस पार्टी से ही दिखाना चाहता हूं। ये जो तस्वीरें हैं ये वायनाड केरला से आ रही हैं, जहां पर वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेता जो हैं उनके साथ पहुंचे हैं वहां पर लोगों से मिलने के लिए, एक बड़ी जनसभा करने के लिए और लोगों के साथ ये अपना धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने उनको एमपी बनाया था, और अपनी बात पहुंचाने के लिए कि क्यों राहुल गांधी को अब वहां से हटा दिया गया है। उसको लेकर राहुल गांधी वायनाड पहुंचे हैं और ये उस समय हो रहा है जब सचिन पायलट, जो प्रियंका गांधी के साथ हिमाचल प्रदेश की पूरी कैंपेन थी उसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई, स्टार कैंपेनर के तौर पर हिमाचल घूमे और सरकार वहां पर बनी भी कांग्रेस पार्टी की। तो एक तरफ कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं और जो प्रियंका गांधी हैं वो साथ में इस समय वायनाड में हैं, वो अपनी लड़ाई एक लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात ये भी दर्शाती है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के ऊपर जो संशय बना हुआ था कि वो क्या सब कुछ गांधी परिवार से पूछ के ही करेंगे, कम से कम इसमें अब ये दिखाई पड़ रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जरूर खड़े हैं, लेकिन सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस आला कमान का जो रुख है, चाहे सचिन पायलट को लेकर कितना ही सॉफ्ट कॉर्नर हो गांधी परिवार का, रुख जो है कांग्रेस आला कमान का वो बिल्कुल स्पष्ट है। गहलोत साहब जो है, मुख्यमंत्री जो है, उनके पीछे इस वक्त कांग्रेस आला कमान खड़ी दिखाई पड़ रही है। तो सचिन पायलट का क्या होगा, एक ये बहुत जरूरी बात अगले कुछ दिनों में, घंटों में निकल के सामने आएगी। क्या कांग्रेस उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगी? क्या सचिन पायलट खुद एक राजनीतिक शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को ललकार रहे हैं कि हम मेरे ऊपर एक्शन लीजिए? वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी अलग एक लड़ाई को लेकर, डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ लड़ाई को लेकर जनता के बीच में जो पहुंचे हैं, अपनी पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पहुंचे हैं, उसकी ये तस्वीरें वायनाड से इस वक्त आ रही हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, कांग्रेस की उथल पुथल जो है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं उनको भी ये बात लगती है कि कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी परेशानियां हैं, कला है, लीडरशिप वैक्यूम है, उसकी वजह से पूरे विपक्ष को उसका सामना करना पड़ता है, वो परेशानी को झेलना पड़ता है। और उन्हीं को लेकर जो एक लीडरशिप है कि कौन 2024 के चुनाव में एक लीडरशिप रोल में होगा नरेंद्र मोदी के सामने, उस पर कई दावेदार दिखाई पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी का बार बार ये कहना है कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, पूरे नेशनल उनका प्रेजेंस है, पूरे देश में उनका प्रेजेंस है। उसको देखते हुए भी ये अब समझ में ये जो पूरी जो परेशानी है विपक्षी, वो देखने को मिलती है कि कांग्रेस अपनी दावेदारी तो रखती है, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस अपने परिवार को ही, अपने अंदर अंदरूनी कला को ही नहीं मैनेज कर पा रही, तो एक बड़े विपक्ष को, एक बड़े समूह को, एक बड़े संगठन को लेकर कैसे आगे बढ़ेगी, इस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आपको इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। ये कांग्रेस की जो रैली है, रोड शो है, इस वक्त आपको दिखाई पड़ रहा है वायनाड में राहुल गांधी की। अब ये भी पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई है क्योंकि वो डिस्क्वालिफाइड एमपी हैं, तो पूर्व सांसद अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अपना जो संसदीय क्षेत्र था उनका, उसमें वहां पहुंचे हैं लोगों से सीधे संवाद साधने के लिए।
ये तस्वीरें जो देख रहे हैं ये वायनाड से आ रही हैं। डिस्क्वालीफाई होने के बाद अपनी जो सांसदी है उससे हटाए जाने के बाद राहुल गांधी की ये तस्वीरें पहली आ रही हैं जो वायनाड में अपनी संसदीय क्षेत्र में वो पहुंचे हैं। भारी भीड़ के बीच में राहुल गांधी लोगों का अभिवादन करते हुए। तो दो बड़ी परेशानियां इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए दिखाई पड़ रही हैं। एक, राहुल गांधी अभी डिस्क्वालीफाइड एमपी हैं, उसको क्या किसी तरह से एक अपॉर्चुनिटी में, किसी तरह के एक उम्मीद में, एक अवसर में क्या कांग्रेस पार्टी बदल सकती है, इसकी कम से कम उद्घोष राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं वायनाड से। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट, जो एक जमाने में होता था कि राहुल गांधी के बड़े करीबी हुआ करते थे, माना जाता था गांधी परिवार के भी बहुत करीब हैं, उन्हें कहा गया था कि उनको भी मौका मिलेगा मुख्यमंत्री बनने का, और वो सब ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल सीधे खड़ी हुई है अशोक गहलोत के पीछे। सचिन पायलट का अनशन की जो लक्ष्मण रेखा खींची गई थी, एंटी पार्टी एक्टिविटी से बताया गया था, उसके बाद भी सचिन पायलट ऑलमोस्ट ललकारते हुए, चैलेंज देते हुए वहां पर अपने अनशन को जारी रख रहे हैं। हर्षा कुमार सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं राजस्थान से हमारे साथ, जयपुर से बिल्कुल वहीं पर हैं जहां ये अनशन चल रहा है। हर्षा जी, सीधे सीधे सचिन पायलट ने जो गेंद है वो कांग्रेस के पाले में वापस फेंक दी है कि मैं तो यहां बैठ गया हूं, अब आप तय कीजिए कि आपको क्या करना है। तो पॉलिटिकल मार्टर बनने की भी तैयारी दिख रही है। देखिए, यहां पर जो सचिन पायलट बैठे थे, अब इनका अनशन खत्म हो गया है और यहां से चले गए हैं। इसके पहले उन्होंने वहां पर मीडिया से बात की थी और उनको यही सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटी के लिए बोला था कि आई डोंट नो व्हाई दिस इज बीइंग कॉल्ड एन एंटी पार्टी एक्टिविटी, आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था उनका। बाकी वो कह रहे हैं कि वो पार्टी के दायरे में ही रह के कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पीछे ज़रा सा स्टेज पे अगर नज़र डालेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर स्टेज पे जो दूसरे लोग बैठ गए हैं, थोड़ा सा आप इधर हट जाइए, तो आपको स्टेज अगर दिखाएं तो उसमें सिर्फ वसुंधरा सरकार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध और एक महात्मा गांधी की फ़ोटो है। बाकी कोई भी यहाँ पर हमको नहीं दिख रहा है कहीं पे भी कि कांग्रेस की किसी तरह के पोस्टर्स हो या फोटोग्राफ्स हो। तो पार्टी के दायरे में रह के शायद कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का सिंबलिज्म पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। जी, क्या ये जो इसका अभी हमने देखा कांग्रेस की तरफ से अभी क्या कोई आधिकारिक इस पर बयान आया है? रंधावा साहब ने कल चिट्ठी के बाद क्या कुछ एक्शन लेने की तैयारी है सचिन पायलट पर? और क्योंकि आप राजस्थान को बहुत अच्छे से समझती हैं, किस तरीके से इसको जमीन पर देखा जा रहा है, बगावत के तौर पर या पार्टी को मजबूत करने के तौर पर? देखिए, अगर हम देखेंगे तो जो अभी जो छवि सचिन पायलट अपनी तैयार कर रहे हैं वो एज ए क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन है और लोन क्रूसेडर है। उसके जवाब में हमने देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक भी बयान नहीं दिया। इनफैक्ट आज पूरे दिन वो सीएमआर से बाहर नहीं आए, लेकिन उन्होंने वहाँ सीएमआर से एक रिकॉर्डिंग ज़रूर करी जहाँ उन्होंने अपने वेलफेयर स्कीम्स की बात करी। तो एक तरफ अगर सचिन पायलट अपनी छवि जो बना रहे हैं एज ए क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन छवि तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब 8 महीने ही रह गए हैं इलेक्शंस में, तो दूसरी ओर गरीबों के मसीहा की छवि जो है अशोक गहलोत तैयार कर रहे हैं। उन्होंने अपने वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बोला है और सचिन पे बिल्कुल भी उन्होंने कोई भी टिप्पणी नहीं करी है। तो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली हम देख रहे हैं, और जो भी जैसे कहते हैं कि एक बार जो जल जाते हैं तो छाछ को भी फूक फूक के पीते हैं, तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत धीरे धीरे इस पे चल रही है। रंधावा जी ने कहा है कि एंटी पार्टी एक्टिविटी है, लेकिन वो यहाँ आए नहीं है जयपुर, वो कल आएंगे। अभी तक फिलहाल पार्टी से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। सचिन ने भी इस तरह से कोई अभी बयानों में या जो उन्होंने साउंड बाइट्स इंटरव्यूज दिए थे तो किसी तरह से पार्टी को नहीं ललकारा है, जबकि उनके तेवर काफ़ी तीखे थे संडे को, जब वो अशोक गहलोत को बार बार दिखा रहे थे, उनके बयान दिखा रहे थे और कह रहे थे कि कोई कार्रवाई नहीं आई हुई है। लेकिन आज उन्होंने अशोक गहलोत पर किसी तरह का सीधा प्रहार नहीं किया है। सीधा प्रहार तो नहीं किया है अशोक गहलोत के ऊपर, लेकिन निशाना जो है वो वसुंधरा के बहाने अशोक गहलोत ही हैं, ये जरूर समझ में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमें देने के लिए। ये जो पूरा, जैसे हर्षा बता रही थी आपको कि उन्होंने आज निशाना नहीं साधा, बहुत फूक फूक का कदम रख रहे हैं, बहुत समझदारी की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को मौका न दिया जाए उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का, और अगर ले भी रही है कांग्रेस तो एक मार्टर की तरह उससे वहां से बाहर आना चाहते हैं। मैं आपको बस फटाफट ये बताना चाहता हूं कि कल राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट के इस अनशन को लेकर एक बयान जारी किया था। उस बयान में बड़ा स्पष्ट लिखा गया था कि श्री सचिन पायलट का
एक दिन का जो धरना है वो पार्टी के हित के खिलाफ है और पार्टी विरोधी गतिविधि है। अगर उन्हें अपनी ही सरकार से कोई समस्या है तो मीडिया या जनता के बजाय पार्टी के मंच उपलब्ध हैं, वहां पर वो जाकर अपनी बात कह सकते हैं। मैं पिछले 5 महीने से एआईसीसी प्रभारी हूं और पायलट जी ने कभी भी मुझे किसी मुद्दे से अवगत नहीं कराया, चर्चा नहीं की। मैं उनके संपर्क में हूं और अभी भी शांतिपूर्वक बातचीत की अपील करता हूं क्योंकि वो निर्विवाद रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए अहम है। तो ये बात कल अपने स्टेटमेंट में कही गई थी। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं, उन पर जाने से पहले मैं जरा एक बार यह चर्चा करना चाहता हूं कि सचिन पायलट जो राजनीतिक उन्होंने मोर्चा खोला है, उनके पास विकल्प क्या क्या है, राजनीतिक तौर पर वो आगे जाके कर क्या क्या सकते हैं। बीजेपी में जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बीजेपी में पहले से ही वसुंधरा राजे हैं, गजेंद्र शेखावत जैसे बड़े नेता हैं, उनमें आपस में ही मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर लड़ाई लग रही हुई है। सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो बीजेपी तो वो पार्टी नहीं हो सकती। वसुंधरा राजे के खिलाफ हैं तो बीजेपी में उनकी दाल गलना बहुत मुश्किल है। अब क्या वो हनुमान बेनीवाल की तरह एक अलग पार्टी बना सकते हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं अपमान का घूंट बहुत हुआ। गुर्जर जो हैं वो कुछ इलाकों में अच्छी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, करीब 13% गुर्जर है, तो क्या वहां पर सचिन पायलट अपनी पैठ जमाने के लिए अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं? लेकिन देखा गया है कि आमतौर पर राजस्थान में एक तीसरा विकल्प जो है वो अभी बहुत बड़े तौर पर उभर के आया नहीं है। क्या केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं सचिन पायलट? और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, सचिन पायलट के तौर पर उन्हें एक बड़ा चेहरा मिल जाएगा, पर सचिन पायलट को क्या आम आदमी पार्टी का साथ मंजूर है? यह भी एक ऑप्शन हो सकता है। आम आदमी के पार्टी के साथ जाकर अगर आम आदमी पार्टी सचिन पायलट और बेनीवाल एक तीसरा मोर्चा जो है वो बना सके तो एक ऑप्शन ये भी सामने आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि इस पूरी बगावत के बाद भी, जैसा हमने पहले देखा, कांग्रेस में रहते हुए ही अपनी बात रखते रहेंगे, यानी कि अशोक गहलोत को पल पल कमजोर करने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए इसी पर और बात करते हैं कि क्या इसका जो हर राजनीति में सबसे बड़ी बात होती है कि एंड गेम क्या है, किस तरीके से आप बाहर निकलेंगे। सचिन पायलट का एंड गेम क्या है? आरती जयरथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, मनोज यादव प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस की तरफ इनका झुकाव है, ये भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी देर से आप लोग इंतजार भी कर रहे हैं। आरती जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। सचिन पायलट या राजनीति में कोई भी जब मूव चला जाता है तो उसका कहीं ना कहीं एक समझदार राजनीतिक अपना एक एंड गेम यानी कि एग्जिट प्लान लेकर ही जरूर वो मूव करता है। आपको सचिन पायलट का एग्जिट प्लान क्या दिखाई पड़ रहा है जब पार्टी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है एंटी पार्टी एक्टिविटी की? देखिए, सचिन पायलट को तो साफ पता चल गया है कि जो वायदे किए थे उनसे जब उन्होंने रिबेलियन किया था 2 साल पहले, वो वायदे पूरे नहीं हुए और वायदे पूरे नहीं होंगे। अगर चीफ मिनिस्टर बनाना था उनको तो अब तक बनाना चाहिए था। अब तो सिर्फ 6-7 महीने रहते हैं, कैंपेन शुरू होगा, अब तो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं वो, तो उनको पार्टी छोड़ना ही पड़ेगा। और मेरे ख्याल में उन्होंने ये जो अनशन शुरू किया है, ये एक तरह से उन्होंने चुनौती दिया है पार्टी को कि आप मुझे निकाल दो, या मैं तो नहीं चाहूंगा, मैं तो पार्टी के अंदर से ही लड़ते रहूंगा। पर पार्टी के लिए तो ये बहुत एम्बैरेसिंग है कि पोल के दौरान में सचिन पायलट अपनी पार्टी, मतलब सीधे तौर पे नहीं निशाना लगा रहे हैं, पर साफ है कि गहलोत के खिलाफ है। ये तो शुरू से ही सबको पता था जब ये सरकार बनी थी 5 साल पहले कि पायलट और गहलोत के बीच में दरार है, बहुत बड़ी दरार है और ये दरार बड़ी ही होती गई है। तो अब कांग्रेस हाईकमांड के लिए ये बहुत चुनौती है, बहुत डायलेमा है, क्योंकि हाल में अभी 3 कांग्रेस लीडर छोड़ के गए हैं पार्टी को। एक अनिल एंटनी केरला में, एक केशवन और एक कार्तिक रेड्डी। खैर वो तो इतने हाई प्रोफाइल नहीं है, पर सचिन पायलट तो बहुत हाई प्रोफाइल है। वो अगर छोड़ के जाएंगे या पार्टी उसको निकाल देगी, बिल्कुल इस समय जब कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब सोचेंगे कि बस कांग्रेस डिसइंटीग्रेट हो रही है। जी ऋषि मिश्रा साहब, यही दिक्कत कांग्रेस पार्टी की सामने आती है कि, और शायद ऑपोजिशन हो या भारतीय जनता पार्टी, वो लोगों के बीच में इस बात को बड़ी आसानी से ले जाते हैं कि ये क्या आपके हित की बात रखेंगे, ये तो अपने हितों के लिए, कुर्सी के लिए स्टेट दर स्टेट, राज्य दर राज्य अपनी आपस में ही इनकी लड़ाई नहीं सुलझ रही।
सचिन पायलट ने जो मोर्चा खोला है वो ना सिर्फ राजस्थान पे असर डालेगा, बल्कि लोग कर्नाटक में भी देख रहे होंगे। वहां पे भी डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया वाली लड़ाई के लोग बात करते रहते हैं। तो हर जगह ऐसा क्यों है कि कांग्रेस अपने एसेट्स को, अच्छे नेताओं को एक मंच पर रख नहीं पा रही? देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए और मुझे लगता है कि सचिन पायलट को पार्टी ने काफी कुछ दिया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उससे पहले वो केंद्र में मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम थे। तो एक युवा नेता हैं, उनके पास काफी समय था। यदि पार्टी हाईकमान ने उनको कुछ कहा, प्रॉमिस किया, तो पार्टी के परिस्थितियों के हिसाब से डिसीजन लेना होता है, नंबर 1। नंबर 2, जब पार्टी के प्रभारी सुखविंदर साहब ने यह कहा कि पायलट साहब से हमारी 20 बार मुलाकात हुई है और इस प्रकार का यदि कोई मसला था तो वो हमारे सामने रख सकते थे। तो यदि आप किसी बात से नाराज हैं पार्टी में, आप पार्टी के बड़े नेता हैं, नंबर 2 के नेता हैं, गहलोत के बाद यदि सबसे कोई बड़ा नेता है राजस्थान में तो वो सचिन पायलट साहब है। तो आपका कोई कंसर्न था तो आपने पार्टी प्रभारी के पास नहीं रखा। चुनावी मुहाने पे आप पार्टी के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, देखिए सवाल तो वसुंधरा पे है, लेकिन आप निशाने पे अपने ही सरकार को ले रहे हैं। तो लेकिन अगर मैं सवाल को थोड़ा सा घुमा दूं सर, और मैं आपसे ये पूछूं कि भाई सचिन पायलट के पास ऑप्शन क्या छोड़ा? कहने में थोड़ी कोई नंबर 2 नेता हो जाता है, उनकी कोई वक्त नहीं राजस्थान में, टिकट सिलेक्शन में उनसे कोई पूछ नहीं, अशोक गहलोत उनसे कोई बात नहीं करते, उनको जो वादे किए गए लीडरशिप से, सेंट्रल लीडरशिप से, वो पूरे नहीं हुए। सचिन पायलट के लिए तो कुछ मौका ही नहीं छोड़ा गया, उनको तो मजबूर कर दिया गया कि वो आके इस तरह की कोई काम करें। अंकित जी, यदि आप पार्टी अध्यक्ष होते, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, जिसके पास 15 विधायकों का समर्थन नहीं है, उस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना देते क्या? जिस व्यक्ति के पास आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो कम से कम 20 विधायक तो कम से कम आपके साथ होना चाहिए। कम से कम 50 टिकट सचिन पायलट के रिकमेंडेशन पे दिया गया है। मैं आप कहेंगे तो मैं नाम गिना दूंगा, 15-12 ऐसे विधायक हैं जिनको पायलट साहब ने टिकट दिया और चुनाव जीत नहीं पाए जी। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको हर जगह सम्मान दिया। यदि आप बड़े नेता हैं तो कम से कम 15 से 20 विधायक भी तो आपके साथ होते। बिल्कुल। नंबर वन सुन लीजिए, मानेसर जाके आपने अपने ही पोजीशन को पार्टी हाईकमान के सामने कमजोर किया, और आज जो डेवलपमेंट हुआ है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते, आप पार्टी में अलग थलग हो गए हैं। आप कई नेताओं का बयान देख लीजिए, जयराम रमेश से लेके पवन खेड़ा से लेके कई ऐसे नेताओं का बयान है। इस डेवलपमेंट से कहीं न कहीं सचिन पायलट अपने राजनीतिक नुकसान उठा ठीक है किया। ठीक है। मनोज यादव साहब, भारतीय जनता पार्टी भी देख रही होगी ये पूरा जो कांग्रेस में चल रहा है, अनशन जो सचिन पायलट साहब की है, कांग्रेस के लिए जरूर टेंशन है, लेकिन उन्होंने जो अपनी पोजीशनिंग करी है, सचिन पायलट करप्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं, और करप्शन भी वसुंधरा राजे सरकार का करप्शन के बारे में बात हो रही है, तो निशाने पर तो बीजेपी को ले ही रहे हैं। माहौल जो है जनता के बीच में, चाहे अपनी लड़ाई से ही, पर माहौल तो बीजेपी के खिलाफ भी बनी रहा है ना सर? देखिए अंकित जी, ऐसा है कि जिस तरह से सचिन पायलट जी ने अनशन किया है, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। और अगर वो करप्शन की बात कर रहे हैं तो करप्शन के मुद्दे तो छोड़िए, उनकी बात ही उनकी पार्टी नहीं सुन रही है। बताइए, उनको अनशन करना पड़ रहा है अपनी बात मनवाने के लिए, अशोक गहलोत जी तक बात पहुंचाने के लिए, हाईकमान तक बात पहुंचाने के लिए। ये साफ साफ दिखाता है कि जो बेटा बेटी माई जवाई की जो पार्टी है, जो आला हाईकमान जिसकी बात कर रहे हैं ऋषि मिश्रा, बेटा बेटी माई जवाई, इसके अलावा कोई आला कमान नहीं है यहाँ पर। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कठपुतली है। आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर्यवेक्षक बन के जाते हैं राजस्थान में पर्यवेक्षक बन के जाते हैं तो अशोक गहलोत जी उनको बात तक नहीं करते हैं, लेकिन और पार्टी मौन धारण कर लेती है। लेकिन जब सचिन पायलट की बात आती है तो देखिए किस तरह से हाहाकार मच जाता है, सारी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है, उनको नोटिस देने की बात करिए। उसका कारण एक है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी के सामने कोई चिर युवा, कोई तेजस्वी युवा खड़ा ना हो, क्योंकि राहुल गांधी एकमात्र नेता है। और आप देखिए राहुल गांधी जी का, सर आपका जो आपकी जो सहानुभूति नजर आ रही है, कम से कम सुनाई पड़ रही है सचिन पायलट के लिए, तो बीजेपी में तो ऐसे युवा नेताओं की लिए जगह है, तो बीजेपी में आ जाए तो आप लोग तो उनके लिए जगह तैयार कर देंगे ना? देखिए पार्टी में देखिए अंकित जी ऐसा है, सर उनका सुन लीजिए जवाब। देखिए अंकित जी ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में उनको उनकी पार्टी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप देखिए छत्तीसगढ़ का मामला देखिए, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल में कैसा चल रहा है। आपने पंजाब में देखा हुआ कैप्टन अमरिंदर सिंह और किस तरह से सिद्धू के बीच में वार्ता था।
डीके शिव कुमार सिद्धरामैया में चल रहा हूँ, यहीं पर देखिए अशोक सर इन्हीं राज्यों में अगर आप कहें तो मैं आपकी पार्टी के नेताओं के भी नाम गिनाता हूं जिनके बीच में आपस में शायद एक कमरे में अगर अकेले छोड़ दिए जाएं तो उनमें से एक ही बाहर आएगा। अगर आप कहें तो मैं आपको नाम गिनाने शुरू करूं, राजस्थान से ही शुरू कर देता हूं। पर मेरा सवाल आपसे यह है कि बीजेपी जो अपने ही वहां पर अपनी खुद राजस्थान के अंदर वसुंधरा कैंप, राठौर कैंप, गजेंद्र शेखावत कैंप, जो इतने कैंप बने हुए हैं, क्या सचिन पायलट के लिए जगह है बीजेपी में? देखिए ऐसा है अंकित जी, भारतीय जनता पार्टी में कोई कैंप नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी दायित्व लेता है, वो एक कार्यकर्ता के नाते दायित्व लेता है। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व को ना उनकी पार्टी स्वीकार करने को तैयार है, ना ही उनके विपक्षी जो सहयोगी दल है वो स्वीकार करने को तैयार है। समझेंगे। मेरा सवाल तो आपसे ये है कि बीजेपी में जगह है सचिन पायलट के लिए? आप तो बीजेपी की बात बताइए ना सर। राहुल गांधी की नेतृत्व और विपक्ष वो समझेंगे। देखिए अंकित जी, ऐसा है कि मुझे सूचना जैसे ही मुझे सूचना मिलेगी, मैं निश्चित रूप से सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। लेकिन मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में उम्मीद करूंगा जब भी ये ऐसा होगा तो ब्रेकिंग न्यूज यहीं पर सवाल इंडिया का में आपसे ही मिलेगी हमको सब, क्योंकि आपने वादा किया है, सूचना मिलते ही आप बताएंगे। आरती जी, हर पॉलिटिकल पार्टी में नेताओं के एम्बिशन होते हैं। लोगों को सीएम बनना, पीएम बनना, मिनिस्टर बनना, आगे बढ़ने का हक है, जैसे और जो और भी कोई भी करियर होता है उसमें राजनेताओं का भी हक है वो आगे बढ़े। लेकिन बीजेपी या कोई और पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा क्यों लगता है कि ये सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं? कांग्रेस के अंदर ये बिल्कुल उतरकर सड़क पे आ जाती हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो जाती है, इस तरह का बगावत शुरू हो जाती है। क्या इससे पता चलता है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है, सेंट्रल हाई कमांड जो है, वो इतनी कमजोर है कि वो इन चीजों पर लगाम नहीं लगा पा रही? बिल्कुल, ये सीधा मतलब हाईकमांड की वीकनेस है कि और कांग्रेस का यही प्रॉब्लम रहा है पिछले 10 साल से कि कोई लीडरशिप नहीं दिखता है। अब बताइए, ये अनशन चल रहा है राजस्थान में। हाँ, राहुल गांधी का ऐसा कोई पद तो है नहीं कांग्रेस में, पर सबको मालूम है कि वही है पावर बिहाइंड द थ्रोन कांग्रेस पार्टी में। अब वो वायनाड में है, रोड शो कर रहे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे क्या? वो बेचारे जब तक कोई इशारा नहीं मिलता है उनको गांधी परिवार से, वो क्या फैसला ले सकते हैं? और यही प्रॉब्लम है, जब इतनी बड़ी लीडरशिप क्राइसिस होती है पार्टी में तो सब बिखर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं सब। ये जो हम आज स्पेक्टिकल देख रहे हैं राजस्थान में, आपको याद है पंजाब के चुनाव के पहले क्या हालत था कांग्रेस का पंजाब में, जब नवजोत सिंह सिद्धू एक रास्ते पे जा रहे थे और चन्ना एक रास्ते पे जा रहे थे और पार्टी बिल्कुल बिखर गए और आम आदमी पार्टी आ गई पावर में। खैर, राजस्थान में तो आम आदमी पार्टी का भी चांस नहीं है। जो भी कमजोरियां हैं बीजेपी के अंदर, बीजेपी फिर भी मैनेज कर लेती है। और कांग्रेस की जो दरार है वो तो साफ दिख रहे हैं। और मेरे ख्याल में 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो लगेगी। और ये जो पायलट कर रहे हैं, ये एंटी इनकम्बेंसी को मतलब स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ऋषि जी, मैं आपके पास आने से पहले जरा एक ये आज, क्योंकि एक तरफ सचिन पायलट ने तो मोर्चा खोला है, लेकिन अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने के लिए, वापसी करने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उसमें उन्होंने आज वादों का पिटारा खोल दिया। उन्होंने क्या क्या वादे कही? उन्होंने सचिन पायलट पे कुछ नहीं कहा, अपनी सरकार पर उन्होंने और भी जोर दिया कि हम ये काम करने वाले हैं। कांग्रेस वैसे ही पूरी तरीके से इनके पीछे खड़े होकर कह रही है कि राजस्थान में जबरदस्त काम हो रहा है। जरा सुन लीजिए क्या कहा अशोक गहलोत ने, फिर ऋषि जी के पास चलते हैं। चौबीस अप्रैल से पूरे राजस्थान में कोने कोने में हजारों महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। अब महंगाई राहत कैंप में आकर इन 10 योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाना नहीं भूलें। ये कैंप तब तक चलेंगे जब तक हर किसी का पंजीकरण ना हो, हर योग्य व्यक्ति तक उनका लाभ ना पहुंच जाए। पहली मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, आप अपना गैस सिलेंडर कनेक्शन नंबर, गैस एजेंसी का नाम लेकर महंगाई राहत कैंप जाएंगे तो अपने गैस सिलेंडर का दाम 5 रुपए करवा सकते हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, आप अपना बिजली कनेक्शन नंबर लेकर महंगाई राहत कैंप में जाएं। उसके बाद हर महीने आपको बिजली के बिल में पहले 100 यूनिट मुफ्त हो जाएंगे और इससे 90% जनता की बिजली फ्री हो जाएगी। 100 यूनिट से ज्यादा वालों को भी छूट मिलेगी। तीसरी, बिजली के कृषि उपभोक्ता बिजली कनेक्शन नंबर को लेकर महंगाई राहत कैंप में जाएं। उसके बाद हर महीने आपको 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।
ऋषि साहब, ये जो वादों का पिटारा है ये बचा लेगा क्या सरकार को अगले 6 महीने के अंदर जब चुनाव होंगे? क्योंकि वादों का पिटारा खोलने से पहले सचिन पायलट जो है वो जो दरार है उसमें से जैसे झांक झांक के जैसे देख रहे हैं, उससे लग नहीं रहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए राह आसान होने वाली है। देखिए, ये आपका मानना है, जो पत्रकार मैडम है उनका मानना है। देखिए, ये परिपाटी को लेकर शायद दिल्ली से एनालिसिस कर रही होंगी। अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से आम जनता के लिए काम किया है, और आपने देखा राहुल गांधी, अशोक गहलोत साहब ने, चाहे वो किसानों के लिए फ्री पानी हो, सिलेंडर में जिस प्रकार से रियायतें दी गई है, स्वास्थ्य सुविधाएं, कई ऐसे वेलफेयर स्कीम अशोक गहलोत साहब ने लॉन्च किया है, उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आम जनता को फायदा होगा। और कहीं ना कहीं जब पार्टी जब जनता के बीच जाएगी तो इन चीजों को रखेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम भी एक उसमें एक बड़ा मुद्दा है। तो अभी सचिन पायलट को, मेरा अंकित जी, ये मानना चाहिए था, यदि कुछ भी मतांतर था तो वो पार्टी फोरम पे रखते और अशोक गहलोत जी के साथ पर सर कितनी बार रखे पार्टी फोरम पे? का प्रयास 5 साल से ये बातें चल रही हैं, पार्टी है उसको, और अगर पार्टी को सचिन पायलट की बातें इतनी नागवार गुजर रही हैं, आप कह रहे हैं कि 15 एमएलए उनके साथ नहीं है, इतने इनसिग्निफिकेंट है, तो निकाल के बाहर करे पार्टी। कुछ स्ट्रॉन्ग रुख तो दिखाए कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप। देखिए, सचिन पायलट पार्टी के सम्मानित नेता हैं और कांग्रेस ने समय समय पर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। हालांकि पार्टी को इससे नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। आपको याद होगा आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी साहब किस प्रकार से मुंह फुलाए हुए थे, लेकिन सोनिया गांधी उनके सामने झुकी नहीं, क्योंकि वो उस समय अनएक्सपीरियंस नेता थे। तो पार्टी समय समय पे डिसीजन लेती रही है, ऐसे नहीं है। सचिन पायलट को लेकर इतिहास से, उसी इतिहास से जो एग्जाम्पल आपने दिया है, शायद कांग्रेस आज आपको धरना दे रहे हैं, वो एंटी पार्टी एक्टिविटी माना जाएगा। ऋषि जी, और आज के बाद ऋषि जी जो आपने एग्जाम्पल दिया, उसी एग्जाम्पल से शायद पार्टी सीख लेती तो पार्टी के लिए थोड़ा आसान हो जाता। जिनको किरण रेड्डी साहब को, उनको हटाकर जो आप लेकर आए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो आज बीजेपी में बैठे हैं, और जिसको आपने हटा दिया था, जिसको आप इनएक्सपीरियंस कह रहे थे, वो आज मुख्यमंत्री बना बैठे हैं। तो पार्टी उसी से कुछ सीख लेती। अंकित जी, एनडीटीवी में कोई इंटर्न आता है, उसको आप प्राइम टाइम डिबेट दे देते हैं? अगर उसमें इतनी कुबत होती है तो प्राइम टाइम भी देते हैं सर। आपके अंदर, अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत है तो क्या आप ये कह रहे हैं? ऋषि जी, चलिए ये मान लेते हैं, आप एनडीटीवी की बात कर रहे हैं, ऋषि जी ये मान लेते हैं सचिन, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं ऋषि जी, क्या सचिन पायलट का कोई योगदान नहीं था पिछले इस सरकार को वापस लेके आने में? पिछली सरकार को हटा के जिस तरीके से उन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया, उसमें उनका कोई योगदान नहीं था? यही सवाल तो मैंने आपसे किया। ये प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 5 साल यदि बेहतरीन काम किया तो कम से कम 20 विधायक और कम से कम 10-15 जिला अध्यक्ष भी तो उनके साथ होते। तो जब इतना कुछ नहीं तो फिर सचिन पायलट किस बात के कद्दावर नेता? हटाइए उन्हें, क्यों इस बात की टेंशन लिए बैठे? पार्टी समय पे डिसीजन लेगी, पार्टी समय पे डिसीजन लेगी। चलिए, नहीं है, पार्टी समय पे डिसीजन लेगी। और मैं एक बात करके खत्म करूंगा जी, मनोज यादव जी को अपने पार्टी को संभालना चाहिए। उधर महारानी नाराज है और किरोड़ी लाल मीणा राजेंद्र राठौर को विपक्ष के नेता बनाने से नाराज है, और अरविंद केजरीवाल के संपर्क में है किरोड़ी लाल मीणा। तीसरा जो मोर्चा बन रहा है हनुमान बेनीवाल, इतने सारे नेता आज इतनी बड़ी सारी राजनीतिक खबरें हमें दे रहे हैं कि अगर सर थोड़ा फोन मेरा ले लीजिए, आप लोग मुझे बताते रहिएगा, हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज का पिटारा खुल जाएगा। मनोज यादव जी, भेजता रहता हूं, मनोज यादव जी, आपने देखा कि किस तरीके से गहलोत साहब ने पूरा पिटारा खोल दिया है। मुफ्त बिजली भी दे रहे हैं, सिलेंडर भी 500 रुपए का दे रहे हैं, जो राइट टू हेल्थ का भी वो लेकर आ गए हैं। तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट कुछ भी करते रहे, उनकी एकाग्रता भंग नहीं हो रही है। अपनी सरकार को बचाने के लिए पूरी तरीके से वो काम कर रहे हैं। बीजेपी का कुछ जवाब है इसके लिए? देखिए, ऐसा है कि देखिए, महंगाई दर सबसे ज्यादा, एनसीआरबी का डेटा उठाइए, सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं, सबसे ज्यादा महंगा उत्पीड़न वहां पर हो रहा है, वेट सबसे ज्यादा 13 रुपए महंगा वहां पर पेट्रोल डीजल मिलता है हरियाणा की अपेक्षा और राज्यों की अपेक्षा। और जिस तरह से देखिए, सुनिए अभी पूरी बात ऋषि जी, मैं आपके बीच में, ऋषि जी पीछे मत टोकिए, ये गलत बात है सर। आपने अपनी बात रखी, कोई आपके बीच में नहीं बोला, उनको पूरी बात रखने दीजिए अपनी। ये है किस्सा कुर्सी का चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, कुर्सी किसको मिले, लेकिन सवाल मूल कहाँ है? मूल सवाल ये है कि नेतृत्व पर सवाल है, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल है, आला कमान पर सवाल है, कि जिनके बारे में बड़े बड़े डीए भरते हैं, ये बोलते हैं कि
राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के रूप में देखना चाहिए। अरे लर्नर गाड़ी का जो एक ड्राइवर है उससे आप प्लेन उड़ाने की उम्मीद कर रहे हैं? जो कांग्रेस पार्टी को सत्ते में ले आया है, जो कांग्रेस पार्टी को 2014 के अंदर 44 सीटें आई, 2019 के अंदर 52 सीटें आई, कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर चली गई है। सर, अगर कांग्रेस पार्टी, अगर राहुल गांधी इतने ही कमजोर नेता हैं तो इस पूरे डिस्कशन में आपने अपना पूरा समय राहुल गांधी का नाम जपते हुए ही पूरा खत्म कर दिया। अगर इतने इंसिग्निफिकेंट नेता हैं तो उन पर बात ही क्यों करके बीजेपी अपना समय क्यों खराब कर रही है? आपके लिए भी जरूरी है ना राहुल गांधी। अंकित जी ऐसा है कि राहुल गांधी जी एक ऐसी इतनी पुरानी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इतने कॉम्पिटेंट आदमी है कि कांग्रेस पार्टी के 1951 में 2-3 तथ्य देता हूं, 1951 में तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों में मुख्यमंत्री होते थे। आज राहुल गांधी का इतना बढ़िया नेतृत्व है कि मात्र 3 राज्यों में मुख्यमंत्री। 1984 में 40% इनका वोट बैंक था, अभी 18-19% वोट बैंक है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास रहा है कि दिक्कत सारी यही है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सारी परेशानी यही है कि जो अनसर्टेनिटी है लीडरशिप को लेकर, वो न सिर्फ कांग्रेस के भीतर से ये आवाजें बाहर आती हैं, कांग्रेस को कमजोर करती हैं, बल्कि विपक्ष को भी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे और विपक्षी दल हो, उन्हें भी मौका मिलता है कांग्रेस के ऊपर इस तरीके के कटाक्ष करने का। अब क्या कोर्स करेक्शन जो इतने सालों से बात हो रही है वो कब होगा, कैसे होगा? क्योंकि एक और चुनौती अब कांग्रेस पार्टी और उसकी लीडरशिप के सामने जरूर खड़ी हुई है। आरती जी, मनोज जी और ऋषि जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिस्कशन में भाग लेने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। चलिए अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने की, जो पूरी आज जश्न मनाया गया आम आदमी पार्टी के दिल्ली मुख्यालय में। आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों में, दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है। वहीं गोवा में इनके 2 विधायक हैं और गुजरात में 5। आज अरविंद केजरीवाल ने पार्टी दफ्तर जाकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, जो दोनों नेता इस वक्त जेल में हैं, उन्हें याद करते हुए कार्यकर्ताओं को जेल जाने के लिए तैयार रहने को कहा। इस देश के लिए अगर शहीद हो जाए तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। देश के उन सब करोड़ों लोगों को सलाम, जिन लोगों ने इतने कम समय में आम आदमी पार्टी पे इतना विश्वास किया, इतनी बड़ी हमको जिम्मेदारी दी। राष्ट्रीय पार्टी बनने की जिम्मेदारी कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि ये जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम लोग पूरी कर पाएं, ऐसा हमें ताकत दें, हमें सद्बुद्धि दें। बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे चलते हैं, मेरे सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, और कम से कम मैंने, जब हम लोग रिपोर्टिंग, शरद तो अभी भी वहां पर आम आदमी पार्टी दफ्तर में खड़े हुए हैं, जब से आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आम आदमी पार्टी बनी और अब तक का हमने बड़ी लंबी इनकी जर्नी भी देखी है पिछले करीब 1 दशक में। शरद, लगातार इस पार्टी ने, कम से कम जैसे आम आदमी पार्टी को कहा जाता है, ये बड़ा सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्टार्टअप है, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। इससे क्या क्या अब आगे आम आदमी पार्टी को फायदे मिलने वाले? अंकित, ध्यान नहीं रहता काम करते करते, लेकिन याद आ रहा है कि 5 अप्रैल 2011 का वो दिन था जब पहली बार मैं लोकपाल आंदोलन कवर करने आया था, और तब मैं अरविंद केजरीवाल से उस दिन पहली बार मिला था, और अन्ना हजारे को उस दिन मैंने पहली बार अपनी आंखों के सामने देखा था। और आज अप्रैल 2023 आ गए, तो 12 सालों का ये सफर है, चाहे हमारी रिपोर्टिंग का सफर कह लीजिए या फिर आम आदमी पार्टी का या अरविंद केजरीवाल का सफर कह लीजिए। उनका अपना सफर चला है, हमारा अपना सफर चला है। अभी तक आम आदमी पार्टी ने, देखिए ये बात कहनी पड़ेगी कि असाधारण परफॉर्मेंस है कि 2 जगह अपनी सरकार बना ली है, और 2 जगह पर स्टेट पार्टी वो है ही, अब तो नेशनल पार्टी हो गई है, लेकिन 2 जगहों पर विधायक हैं। लेकिन अपने 10 साल के जीवन काल में जहां आम आदमी पार्टी ने असाधारण प्रदर्शन किया है और राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी अपने जीवन काल के इस समय सबसे मुश्किल दौर में आ गई है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं रहा कि जब मनीष सिसोदिया, जो अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी माने जाते हैं,
वो जेल में हो, सत्येंद्र जैन जिनके हेल्थ मॉडल की चर्चा अरविंद केजरीवाल हर जगह करते हैं, वो जेल में हो। तो 2 मंत्री जेल में हैं और आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। उनकी सरकार लगातार इसमें जो है उनको घेरने की कोशिश जो है बीजेपी कर रही है। तो ये सबसे मुश्किल दौर आम आदमी पार्टी के लिए है। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अब ये देख रही है कि आगे वो क्या कर सकती है। अभी कर्नाटक के चुनाव होने हैं, अभी इस साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। लेकिन अभी यहां पर आम आदमी पार्टी क्या करेगी ये कुछ बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी का इससे पहले कभी हमने नहीं देखा है कि बहुत ज्यादा जनाधार कुछ हो या कुछ निकल के आया हो। तो अभी आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि पहले दिल्ली में जो उसके साथ समस्या चल रही है, गवर्नेंस के इशू चल रहे हैं एलजी के साथ में, उससे वो निपटे और अपने जो नेता हैं जो जेल में हैं उनको बाहर निकाले, ताकि वापस से जो अपनी ताकत है वो बढ़ाई जा सके। और उसके बाद जब 2024 के चुनाव आएंगे तो उन चुनावों में वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ सके। और खासतौर से इसलिए भी उसमें लड़ना ताकत के साथ जरूरी है कि आम आदमी पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि भले ही ये दावा कर रही है कि राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, टेक्निकली बन गई है, लेकिन इस पार्टी का भले ही विधायक हैं इस पार्टी के पास में, लेकिन एक भी सांसद लोकसभा में इस पार्टी का नहीं है। तो इसलिए अब आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि 2024 के चुनाव में पूरी ताकत लगाई जाए और उन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया जाए कि कहने को ही नहीं, टेक्निकली प्रैक्टिकली भी राष्ट्रीय पार्टी है। प्रैक्टिकली भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, जो अब एक नेशनल सिनेरियो है, क्योंकि आपको पता है आम आदमी पार्टी के लोकसभा में कम से कम अभी भी एक भी एमपी नहीं है। राज्यसभा में 10 एमपी जरूर है, पर वो राज्यों में सरकार की परफॉर्मेंस, उनकी जो जीत है उसकी वजह से है, ना कि किसी तरह से सीधे डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट में। तो अब आम आदमी पार्टी के लिए नेशनल लेवल पर क्या वो बड़ा रोल प्ले करते हैं, उसकी बारी जरूर दिखाई पड़ रही है। रेलवे की नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव आज दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश हुए। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत आपराधिक धाराओं में एक नया केस दर्ज किया है। आराम से। चलिए अब बात करते हैं उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने के नामजद आरोपी अतीक अहमद, जिनको एक बार फिर से प्रयागराज लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से लेकर आ रही है। पिछले दिनों पुलिस टीम ने अदालत से जारी वारंट को जेल में तामील कराया था। प्रयागराज पुलिस की कड़ी निगरानी में अतीक अहमद को काफिले में साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए लेकर आया जा रहा है। प्रयागराज पुलिस की टीम में 35 पुलिसकर्मी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि न्यायालय का जो भी आदेश है हम उसका पालन करेंगे। जो अपराध करेगा एफआईआर उसी के लिए, कानून उसी के लिए है। कड़ी सजा दिलानी है नहीं, कड़ी से कड़ी सजा कानून के शिकंजे में ला करके दिलाई जाएगी। और कोई भी अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी उसके पास ताकत हो, लेकिन उसकी सारी ताकत कानून के सामने बौनी पड़ जाएगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएंगे, कठोर सजा दिलाएंगे। चलिए आज के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।